Assalamu alaikum and welcome to the lecture of business communication. In this lecture, we would be discussing that basically हमने पिछले lectures में जितनी भी चीजें पढ़ी वो communicator की side की थी. Something that we need to know and that we're going to study in today's lecture is from the perspective of a respondent या जिससे हम बात कर रहे हैं or the people who are supposed to receive the information and उनको हम audience भी कहते हैं. So जब भी हम whenever we are trying to communicate to people, one thing that we need to know is who is going to be our audience. Audience analysis को करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितना भी कंटेंट हमने डिज़ाइन किया है, जितना भी कंटेंट हमने लिखा है, कोई भी डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, चाहे वो लेटर है, चाहे वो बिजनेस लेटर है, चाहे वो इनफॉर्मल लेटर है, सेल्स लेटर है, कस्टमर एप्रिसिएशन लेटर है, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी थी. उन सब को किसके पास रिसीव होना है और जिनके पास रिसीव होना है आर दे एलिजिबल इनफ, क्या वो इतने उस लेवल पर हैं कि वो हमारी उस डॉक्यूमेंटेड चीज को समझ सकेंगे. अगर हम ओरली कम्युनिकेट करने की बात करें हैं तो वहां पर वी नीड टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग कि हम जिस भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जिस भी तरह से कम्युनिकेट करें with emotions, with language, whatever we are trying to and however we are trying to communicate. Um, who are the people that are going to listen to us? Who are our listeners? और किस तरह से वो receiving end पे हैं and how are they going to receive it, understand it, absorb it and comprehend what we are trying to say. Lihaza, in today's lecture, we are going to talk about our audience and the audience analysis. Audience analysis means that you need to understand the people that are going to be the listeners, that are going to be at the receiving end. ताकि जब आपको पता लगेगा तो it would be able to help you gain valuable insights about your audience, which means कि आपको valuable और informative किस्म की बातें उन लोगों के बारे में आपको पता लगेंगी और इस वजह से उन चीज़ों को जानने के बाद you would be able to develop more relevant and meaningful conversations and topics. जब आपको पता होगा कि आप किन लोगों से मुखातिब हैं, किन लोगों को आप ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ लिख के दे रहे हैं, तो उतना ही आप आसानी से उस चीज़ को लिख सकेंगे और आपको पता होगा कि ये किसने सुनना है, तो you would be knowing कि उनका लेवल क्या है. Three basic areas that anyone needs to consider जब हम कुछ communicate करना चाह रहे होते हैं और हम जानना चाहते हैं कि who is going to be our audience. तीन चीज़ों के ऊपर हम divide करते हैं अपनी audience को. The first thing is demographics. The second thing is psychographic or dispositional deviant analysis or the situational analysis. इन तीनों एनालिसिस या इन तीनों सेगमेंट्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोग्राफिक एनालिसिस के अंदर यूजुअली हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं एज, जेंडर, एजुकेशनल लेवल, कल्चर, देयर मैरिटल स्टेटस, देयर रिलीजन, देयर रेस. इन चीज़ों से हम देखते हैं कि कौन लोग हमारे सामने बैठे हैं. For example, we are going to deliver a lecture and the lecture is on some kind of random topic. हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऑडियंस में किस एज के लोग बैठे होंगे ताकि उसी हवाले से हम उस टॉपिक को प्रिपेयर करें और उसी हवाले से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके प्रेजेंट करें. अगर तो वो लोग हैं कि वो एडल्ट्स हैं तो हमें उनके मुताबिक इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी. इवन अगर वो एडल्ट्स नहीं है, दे आर एल्डर देन एडल्ट्स, तो हमें उनके मुताबिक इंफॉर्मेशन लिखनी होगी. So it involves that you need to be very clear about age and gender and culture. ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है. Similarly, religion और culture और ethnicity और race, ये चीजें बहुत sensitive issues हैं.
लिहाजा you need to be very much properly prepared whenever you are going in front of people for some kind of oral communication, or whenever you are writing something, तो आपको पता हो कि जिसको रिसीव हो रही है, ऐसा इसके अंदर हम कोई डाटा या इंफॉर्मेशन या इस किस्म की कोई बात या सेंटेंस हम ना ऐड कर दें जो उनकी कल्चरल पर्सपेक्टिव, उनकी एथनिसिटी या उनके रिलीजन को, रिलीजियस व्यूज को हर्ट करे, पिन पॉइंट करे, या उनके जो सोशल वैल्यूज हैं, जो उनकी वैल्यूज हैं, जो उनके आइडियाज हैं, जो उनके बिलीव्स हैं, उनको वो हर्ट ना करें किसी तरह से. तो वी शुड बी नोइंग दैट हु इज आवर बेसिक ऑडियंस. देन you need to know about the educational level as well. एजुकेशनल लेवल जब आपको पता होगा तो वहां पर यू would be able to provide such kind of information जो उनके लिए फायदेमंद भी साबित होगी. For example, if you are trying to write down a letter in some kind of language जो एक ऐसे पर्सन को डिलीवर हो रहा है जो इतना एजुकेटेड नहीं है, जो थोड़ा सा इलिटरेट है, लिहाजा बीइंग अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन, आप एक ऐसे कस्टमर को भेज रहे हैं, ही हैज नॉट प्रॉपरली बीन एजुकेटेड, तो उसके लिए उसको पढ़ना, इट कैन बी एन इशू, उसकी लैंग्वेज कैन बी एन इशू. तो आपको पता हो कि आप जिसको भी वो लेटर भेज रहे हैं, हु इज द रीडर, हु इज द पर्सन हु इज गोइंग टू रीड इट. देन कम्स द मैरिटल स्टेटस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऐसे लोगों के सामने हमें पता हो कि हाउ मच और हाउ व्हाट इज देयर अर्निंग स्केल, ताकि हम उस किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके सामने लेके चलें, तभी वो इंटरेस्ट डेवलप करके सुनेंगे. तो डेमोग्राफिक के अंदर हम इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं. These are some examples. जैसे what is the age of the people in the audience? Are there significant cultural differences? कि हमारे cultural differences तो नहीं है उनसे. हमारा कल्चर कुछ और स्टेट करता है, उनका कल्चर किसी और चीज को किसी चीज के ऊपर रिलाई करता है ज्यादा, किसी और पर्सपेक्टिव के ऊपर, किसी और वैल्यू है, किसी और बिलीफ सिस्टम के ऊपर, तो कहीं हम उसको हर्ट ना कर जाए. What is the education level of the audience and how many males and females are there in the audience? तो ये सारी आपकी demographics कहलाती है. The second division is about psychographic or dispositional analysis. Psychographic या dispositional analysis में हमेशा से the things that we include are कि हम जिस ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, उनका एटीट्यूड किस तरह का है. वी नीड टू नो अबाउट देयर एटीट्यूड. आर दे पीपल हु गेट इजीली एंग्री, इजीली एग्रेसिव, या हमारे ऑडियंस के जो लोग हैं वो बात जब तक उनको जोर दे के ना बताई जाए, जब तक उनको एक तरह से वार्न करके ना समझाई जाए, वो नहीं समझते. जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज होते हैं कि उनको एक दफा कोई चीज समझा दी जाए दैट दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो समझ आते हैं. कई एम्प्लॉयज होते हैं कि उनको वर्किंग पैटर्न किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का समझाया जाए तो वो उसको उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो उनको बार बार थ्रू डिफरेंट शो कॉज लेटर्स, थ्रू वार्निंग लेटर्स समझाना पड़ता है. तो उस तरह से वी गेट टू नो द नेचर ऑफ द पीपल कि ये आसानी से समझने वाले लोग हैं, इनके एटीट्यूड इश्यूज हैं, या ये इनको बार बार समझाना पड़ता है, या इनको डरा धमका के समझाना पड़ता है. दैट इज समथिंग that we all should be very conscious of before we um, um, talk to people or when we are communicating with people. Second thing, we also acknowledge that people inherit some kind of values. तो लिहाजा ऐसी चीजों का भी पता होना जरूरी है कि किसी का पर्सपेक्टिव किसी किस्म का हो सकता है. हो सकता है कि किसी के लाइफ एक्सपीरियंसेस इस तरह के हों कि वो किसी चीज को अच्छा समझता है, किसी चीज को बुरा समझता है, उसकी वैल्यूज किस किस्म की हैं, व्हाट इज हिज लॉयल्टी लेवल. तो ये सारी चीजें, वो काम को कैसे लेता है, उसकी प्रोफेशनलिज्म क्या कितनी है, तो ये सारी इंडिविजुअल चॉइसेस आपकी साइकोग्राफिक या डिस्पोजिशनल एनालिसिस के अंदर आती हैं. Demographic analysis is very important. Secondary is psychographic or dispositional analysis, because इसको मालूम करना
is a little difficult. ये आपको उस केस में मालूम होता है when you are very close to the people who you are serving, or who um, are the respondents, or who are the receivers of some kind of communication material that you are providing. लेकिन जो डेमोग्राफिक्स होते हैं वो इजीली हम जज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. साइकोग्राफिक को मालूम करना थोड़ा सा it can be a little difficult and tricky as well. Examples of psychographic analysis इसके हमें पता हो कि what might my audience expect from this presentation, कि मैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ क्या वो इस चीज को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, कैसे लेंगे, कैसे समझेंगे. What might I expect about my audience attitude towards me, कि बेसिकली ये आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड चीजें हैं, कि उनका रिएक्शन कैसा होगा, उनका एटीट्यूड कैसा होगा, इस चीज़ पे वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से वो उनको समझाना पड़ेगा, सख्ती से समझाना पड़ेगा, सख्त अल्फाज यूज़ करके समझाना पड़ेगा, प्यार से वो समझ जाएँगे, उनको बार-बार एक चीज़ को बार-बार रिपीटेडली कहना पड़ेगा. तो सिमिलरली these things, what interests and goals do my readers have? For example, if I am communicating to people, to मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की एक गैदरिंग में बैठी हुई हूँ जो कि थोड़ी सी इनफॉर्मल है, और वहां पर आई एम फॉर एग्जांपल डिस्कसिंग विद माय कलीग्स के कोविड के जो जितने भी रेशो है, पेशेंट्स का जो रिकवर हो रहा है वो किस तरह से है. सो अगर मेरे सुनने वालों में द पीपल whom आई एम कम्युनिकेटिंग टू, अगर उनको करंट अफेयर्स और इस किस्म की बातों से इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर उनका इंटरेस्ट ही ये नहीं है कि वो जानना चाहते हैं कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं ये बात कर रही हूँ, तो they won't be taking any kind of interest in what I am saying. So I should know कि ये किस चीज के ऊपर कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, उनकी रीडिंग हैबिट्स कैसी हैं. What biases or preconceived ideas might my readers have about me? Biases कहते हैं influenced approach को, कि किसी किस्म की कोई reservation हो आपकी उस बंदे से जो आपको कोई बात बता रहा है. क्या आप कहते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप लिसनर हैं, आपके पास रिसीव हो रही है पर्सन ए से सारी की सारी इंफॉर्मेशन, पर्सन ए इज द कम्युनिकेटर एंड द सेंडर, और पर्सन ए से आपका कोई किसी किस्म का क्लैश है, किसी किस्म की आपका आपका कोई बाइस है उससे, अम, आपका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है उससे मे बी, तो वो आपके रिसीविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा. तो ये हमेशा से पर्सन ए यानी सेंडर को ये मालूम करना चाहिए कि हाउ आर माय रिलेशंस विद द पीपल जिन जो मेरी बात सुन रहे हैं, जिनको मैं कम्युनिकेट करने लगा हूँ. Secondly, comes the situational analysis. Situational analysis says that it is finding out things like the seating arrangement, the number of people who will be attending, room lighting, yani situation ke hisab se, the way the seats are arranged will affect the audience response. Okay, for example, I am going to, I work in an organization on a managerial post, and I have to address to my colleagues, yeah, I have to address to my employees. तो मीटिंग में अरेंजमेंट कैसी है, कैसे बैठेंगे, क्या सब मुझे वोकली प्रॉपरली सुन सकेंगे, क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच सकेगी, क्या इस तरह से तो नहीं होगा कि कुछ लोग आगे सीटेड हो सकेंगे, कुछ पीछे होंगे, तो वो फेवरेटिज्म लगेगी कि मैंने अपने फेवरेट एम्प्लॉयज को सामने सामने बैठाया हुआ है. तो ये सिचुएशनल एनालिसिस कहलाता है. So it is important to know that how many people will be there, क्योंकि उसी हिसाब से we would be gathering information, we would be designing the structure of the room as well. Examples of situation analysis include that how many will be the audience. कम होगी तो जाहिर है I would be easily speak without a mic. अगर ज्यादा employees आ जाएंगे तो I have to arrange something कि सब मेरी आवाज सुन सके. सीटिंग कैसे होगी, क्या सारे एम्प्लॉयज प्रॉपरली साथ बैठ सकेंगे, मेरे बिल्कुल सामने बैठ सकेंगे ताकि मैं उन सबको एड्रेस कर सकूं.
will there be noise or distraction, will I have an access to AV equipment? ये सारी चीजें situational analysis होती हैं जो कि कम हम organizations में use करते हैं. Yes, in organizations that are extremely that have big employee structures, वहां पर situational analysis का ताल्लुक भी होता है. वैसे जो छोटी छोटी organizations होती हैं, जो छोटे setup के साथ होती हैं, वहां पर इस किस्म के सिचुएशनल एनालिसिस नहीं, वो और किस्म के सिचुएशनल एनालिसिस होते हैं. फॉर एग्जांपल, sorry, if any person is entering into my room, तो is there a proper place to sit? क्योंकि एक एम्प्लॉय आया है मुझसे बात करने, बिकॉज वो कोई कंफ्लिक्ट फेस कर रहा था, और अब वो मुझसे वो मी बीइंग हिज हेड, वो मुझसे वो चीज शेयर करने आया है. तो वो आया है, इफ ही हैज अराइव्ड इन माय ऑफिस, इज देयर अ प्रॉपर प्लेस टू सिट फॉर हिम, बिकॉज ही हैज टू सिट एंड टॉक. इज देयर प्रॉपर प्राइवेसी गिवन टू हिम? तो ये सारी चीजें सिचुएशनल एनालिसिस में आती हैं. वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से वेरी कर सकता है, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वेरी जरूर करता है, बट these three things are usually discussed whenever we are trying to analyze our audience. Please go through this lecture and you can let me know for any queries. Thank you so much.